डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेबर कंट्रोल वाले चैप्टर के अंतर्गत लेबर को पेमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे उनको पेमेंट किया जाए, पेमेंट करते समय क्या उनको बोनस यदि बनता है तो बोनस दिया जाना चाहिए, क्या कोई इंसेंटिव देना चाहिए, क्या इंसेंटिव का पेमेंट कैसे करेंगे, उनके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेबर चूँकि एक महत्वपूर्ण पार्ट हमारी कॉस्ट का और ऐसा पार्ट है ये जो सजीव है, जो कई बातों से प्रभावित होता है। यदि उसका मन अच्छा है, लैंडलॉर्ड से इससे संबंध अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, तो वह अच्छा काम करेगा। यानी श्रमिक यदि संतुष्ट हमारा तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और यदि श्रमिक संतुष्ट नहीं है तो अधिक वेतन देने पर भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो लेबर को पेमेंट करते समय उसको इतना इंसेंटिव मिलना चाहिए या इतना मिनिमम वेतन मिलना चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन ये कहना आसान होता है। सामान्यतः जो सेवा शर्तें होती हैं उन सेवा शर्तों के अनुसार ही श्रमिक को भुगतान किया जाता है। जो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भुगतान करने के लिए सर्वाधिक तरीका अपनाया जाता है, वह होता है समय अनुसार मजदूरी का भुगतान। समय अनुसार मजदूरी का भुगतान का मतलब है कि जो सेवा शर्तें हैं उनमें एक समय अवधि के लिए जो वेतन निर्धारित है वह भुगतान कर दिया जाए। जैसे हम कहते हैं एक महीने में उसको हमें 10,000 रुपये का भुगतान करना है, तो 10,000 रुपये एक महीने समाप्त होने पर भुगतान कर दिया जाए। यदि हम प्रति घंटा उसका श्रमिक वेतन तय करते हैं और उसको रोज़ाना भुगतान करना है, वीकली भुगतान करना है या मासिक भुगतान करना है। मान लीजिए उसे रोज़ भुगतान करना है, तो आज यदि उसने 10 घंटे काम किए, 10 रुपये की दर से प्रति घंटा भुगतान करना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी जितना वर्किंग आवर्स है, जो वर्क किया उसने, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी श्रमिक ने जितने घंटे काम किए, वर्किंग आवर्स या आवर्स वर्क, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें समय अनुसार मजदूरी प्राप्त हो जाएगी कि श्रमिक को कितना भुगतान होगा। यदि वीकली भुगतान करना है तो इसको एक वीक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 दिन से मल्टीप्लाई कर दो आप। यदि हमें मंथली भुगतान करना है तो इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दो। किसी महीने में यदि 31 दिन आते हैं तो 31 से मल्टीप्लाई कर दें, और लीप ईयर है तो 29 दिन से मल्टीप्लाई कर दें फरवरी में, और सामान्य फरवरी का महीना तो 28 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार समय अनुसार मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन यह विधि कब अपनानी ज़्यादा उपयुक्त होती है? यह विधि वहाँ पर उपयुक्त है जहाँ हमें क्वालिटी वर्क चाहिए। इसलिए हम वहाँ पर जहाँ पर क्वालिटी वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ उच्च स्तर का काम चाहिए, जैसे हमें कोई कपड़ा बनाना है, हमें घड़ी बनानी है या अच्छी किस्म की मशीनें बनानी हैं, तो वहाँ पर समयानुसार मजदूरी का भुगतान हम करेंगे। या हमारा काम ऐसा है जिसके अंतर्गत उसके काम का मापन नहीं हो सकता,
जैसे हमारे चौकीदार हैं, अब चौकीदार का काम को मूल्यांकन नहीं करते, एक घंटे में कितना काम करेगा वो, ये मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो समय के आधार पर ही उसको भुगतान होगा। या फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री का सुपरवाइज़र है, तो उनका वेतन भी समय के अनुसार ही भुगतान, यानी परिस्थितियाँ ऐसी हों जिसके अंतर्गत समय अनुसार भुगतान करना ही उचित रहता है। यदि हमारे पास में जो श्रमिक नया आया है तो शुरू में वह अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है, तो वह भी ये चाहता है कि मुझे समय के अनुसार भुगतान किया जाए, तो वहाँ पर भी इस विधि को अपनाया जा सकता है। इस विधि के दोष क्या हैं? इस विधि के लाभ भी हैं कुछ, इस विधि के दोष भी हैं। लाभ तो ये है, बहुत विधि सरल है, आसानी से उसको कितना भुगतान करना है हम ज्ञात कर सकते हैं। श्रमिक को भी दिक्कत नहीं होती, उसको पता है मुझे कितना भुगतान मिलना है, तो इसलिए विवाद का केंद्र भी नहीं बनता है हमारा। और इसमें निश्चिंतता रहती है कि हमें मुझे कितना वेतन मिलेगा, तो श्रमिक अपना जीवन स्तर उसके अनुसार निर्धारित कर सकता है। लेकिन इस विधि से भुगतान करने पर एक नुकसान ये होता है कि इंसेंटिव नहीं है, कितना भी काम कर ले वो, मन लगा कर चौकीदारी करते समय पूरे समय 24 खड़े रहता है तो भी वेतन उतना मिलेगा, यदि बैठ जाता है तो भी वेतन उतना ही मिलने वाला है उसको। इसलिए इंसेंटिव और अधिक अच्छा काम करने का इंसेंटिव नहीं मिलता, धीरे धीरे वह भी लेजी हो जाता है। इस कारण से कार्यहीन समय, जो हमने पहले पढ़ा था आइडल टाइम, यानी ऐसा समय जिसके लिए भुगतान तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, तो इस विधि से जब भुगतान करेंगे तो ये स्थिति बनती है कि आइडल आवर्स आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपका सुपरविज़न अच्छा हो तो अच्छे सुपरविज़न से इसको कम किया जा सकता है। समय के आधार पर भुगतान के बाद में दूसरा जो तरीका है वह कार्य के आधार पर भुगतान कर दें हम, जिसे पीस रेट वेज सिस्टम कहते हैं, कि जितना काम करेगा, जितना उसने उत्पादन किया है, उसके आधार पर श्रमिक को भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 विधियाँ सामान्यतः काम में ली जाती हैं पीस रेट वेज से भुगतान करते समय। एक स्ट्रेट पीस रेट मेथड है, दूसरा है गारंटीड पीस रेट मेथड है, और फिर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड है। जो हमारा स्ट्रेट पीस रेट मेथड है, जिसमें जितना काम किया, जिस दर से, जो दर निर्धारित है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मजदूरी प्राप्त हो जाएगी, उस श्रमिक को कितना भुगतान करना है। जैसे किसी श्रमिक ने 50 इकाइयाँ बनाई और उसको हम 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से भुगतान करते हैं, तो 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 रुपये का उसको भुगतान हो जाएगा। ये विधि बहुत सरल है, आसानी से मजदूरी ज्ञात हो जाती है, मजदूरी दर एक जैसी रहती है, कर्मचारी और मालिक दोनों को समझने में इसको सुविधा रहती है। इस विधि का दोष क्या है? अधिक उत्पादन करने के चक्कर में वह क्वालिटी वर्क नहीं कर पाता है श्रमिक। अधिक काम करने के चक्कर में, अधिक इकाइयाँ उत्पादित करने के चक्कर में काम की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी गिर जाती है। यहाँ पर फिर जो हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उन दोनों में समानता नहीं रहती है, उनमें आपस में झगड़े होते हैं, मनुष्य फैलता है। अधिक काम करने के चक्कर में वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देता है तो बीमार होने लगता है। तो ये इसके कुछ दोष हैं। इसलिए एक ऐसी विधि अपनाई गई कि भाई उसको कम से कम वेतन तो मिले, यदि बीमार हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो उत्पादन नहीं करेगा तो कुछ भी वेतन नहीं मिलेगा। तो दूसरी विधि अपनाई गई कि हम कुछ गारंटीड वेतन के साथ साथ उसको काम के आधार पर भी भुगतान करें। जैसे हम कभी देखो मिनिमम 100 रुपये तो मिलेंगे, और जो हमारी दर है उस दर से यदि ज़्यादा पैसा बनता है आपको तो ज़्यादा भुगतान कर देंगे। तो इस सिस्टम के अंतर्गत श्रमिक को इस बात की गारंटी होती है कि भाई मिनिमम इतना तो मुझे मिल ही जाएगा, और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा।
तो वह ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन पुनः यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड एफिशिएंट वर्कर में फिर अंतर नहीं हो पाता हमारा। एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए और इनएफिशिएंट वर्कर को सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये जो तीसरी विधि है इसे बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसमें जो अधिक कुशलता के साथ काम करते हैं उनको ज़्यादा वेतन मिले और जो कम कुशलता के साथ काम करते हैं उन्हें कम वेतन मिले। तो इस सिस्टम के अंतर्गत एक विधि टेलर की विधि बहुत प्रचलित है, एक मेरिक की विधि बहुत प्रचलित है, एक गेंट की विधि बहुत प्रचलित है। टेलर की विधि क्या कहती है हमें? टेलर की विधि के अनुसार कार्य के अनुसार मजदूरी की दो दरें प्रचलित होनी चाहिए। एक दर जो प्रमाप से अधिक काम करने वाले श्रमिकों के लिए हो और दूसरी जो प्रमाप से कम काम करते उनके लिए दर हो। टेलर ये कहते हैं कि प्रथम दर दूसरी दर का 50% होनी चाहिए, यानी 50% ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए जो हमारे एफिशिएंट वर्कर हैं, जो स्टैंडर्ड है। यानी इस विधि में पहले कोई स्टैंडर्ड तय कर देते हैं, भाई 100 इकाइयाँ जैसे बनानी है, स्टैंडर्ड तय कर दिया हमने। 100 से ज़्यादा यदि इकाइयाँ बनाता है उसको 10 रुपये के हिसाब पेमेंट करेंगे, 100 से कम इकाइयाँ बनाता है उसको 8 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे। या जो 50% की बात कहते हैं 50% उसकी वो दर तय कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमने प्रमाप समय 10 घंटा तय किया, मजदूरी की दर हमने 10 रुपये प्रति इकाई तय की। यदि प्रमाप से नीचे उत्पादन होता तो 80% भुगतान करेंगे और प्रमाप से ज़्यादा भुगतान करता तो 120% भुगतान करेंगे। अब मान लीजिए कोई श्रमिक 8 घंटे काम करता है तो 80 इकाइयाँ बनाएगा। 80 इकाइयाँ बनाएगा, इसका मतलब जो हमने प्रमाप समय में तय किया 10 इकाइयाँ प्रति घंटा उससे कम हो गया, तो उसको 80% के हिसाब से पेमेंट होगा, 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। और उसने यदि एक मजदूर जिसने 100 इकाइयाँ बना डाली तो 100 इकाई बनाई तो प्रमाप से ज़्यादा हो गई तो 120% उसको वेजेज मिलेगा, यानी 12 रुपये प्रति इकाई उसको वेतन मिलेगा, तो उसको 1200 रुपये। यानी उत्पादन थोड़ा कम होने पर एक श्रमिक को 600 रुपये वेतन मिल रहा है, दूसरे को 1200 रुपये वेतन मिल रहा है। तो ये इस विधि के अंतर्गत 50% यदि प्रमाप से ज़्यादा भुगतान करता है तो मिलता है, तो अंतर बहुत आ जाता है। तो इस विधि की आलोचना भी इसी कारण से होती है कि जो प्रमाप से ज़्यादा करते हैं उनको वेतन ज़्यादा मिलता है, जो प्रमाप से कम काम करते हैं उन पर वेतन बहुत कम मिलता है। तो इस विधि को ठीक करने के लिए मेरिक ने कुछ सुझाव दिए। मेरिक ने कहा कि भाई यदि 83% तक यदि कोई मजदूर काम कर लेता है कुशलता का तो उसे नॉर्मल रेट से पेमेंट कर दिया जाए। यदि वो 83 से 100% काम करता है तो उसको 110% यानी 10% ज़्यादा भुगतान किया जाए, और जो 100% से ज़्यादा काम करता है उसे 120% 20% ज़्यादा मजदूरी दी जाए। और जो तीसरे विद्वान हैं उन्होंने ये कहा कि जो गेंट हैं कि भी प्रमाप के नीचे उत्पादन करता है तो उसको समय अनुसार, यानी जो हमने एक विधि पढ़ी थी जिसमें गारंटी देने की बात थी 100 रुपये मिनिमम तो मिलेंगे, तो यहाँ पर जो गारंटी दी हुई है वह भुगतान कर दिया जाए। और यदि वह प्रमाप के बराबर उत्पादन कर लेता है तो 20% उसे बोनस दे दिया जाए, यानी 20% ज़्यादा मजदूरी भुगतान कर दी जाए। और प्रमाप से अधिक उत्पादन करने पर उसे उच्च दर से मजदूरी भुगतान कर दी जाए जो हम तय करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। यह विधि तुलनात्मक रूप से जो हम डिफरेंशियल रेट काम लेते हैं, जिसमें चाहे टेलर का उपयोग करें, चाहे मेरिक का उपयोग करें, चाहे गेंट टास्क मेथड का यूज करें, इन तीनों में ये कहा कि प्रमाप से कम काम करने वालों को कम दर से भुगतान किया जाए, प्रमाप से ज़्यादा जो काम करते हैं उनको ऊंची रेट से भुगतान किया जाए। टेलर में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मेरिक ने उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया है और गेंट ने इसको और ठीक करने का प्रयास किया है। तो आज हमने पढ़ा है कि
जो लेबर के अंतर्गत हम किस प्रकार से भुगतान कर सकते हैं अपने श्रमिकों को। इसमें बोनस की बात भी आती है कि बोनस और मिलना चाहिए, जो इंसेंटिव सिस्टम है वो इंसेंटिव मिलना चाहिए। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इंसेंटिव के बारे में किस प्रकार से हम लेबर के अंतर्गत भुगतान करेंगे, बोनस कैसे ज्ञात करेंगे, उनके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन किन विद्वानों ने उनके बारे में अपनी बात कही है और गणना कैसे होती है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको इन आज जो पढ़ा हमने, समय के आधार पर, कार्य के आधार पर मजदूरी भुगतान, कार्य के आधार पर जो भुगतान करते हैं तो प्रमाप से कम काम करने पर, प्रमाप से ज़्यादा काम करने पर कितना वेतन मिलेगा। आपको इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।